12वीं कक्षा के लेखा शास्त्र विषय में जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं उसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि अलाभकारी संस्थाएं क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित लेखांकन अभिलेखों की प्रकृति और आवश्यकता क्या है, इन संस्थाओं में वित्तीय विवरण किन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं, उसकी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे। दी गई तिथि पर प्राप्ति एवं भुगतान खाते को कैसे तैयार कर सकेंगे, दिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते और अतिरिक्त सूचनाओं से आय और व्यय खाता बनाने की प्रक्रिया को हम समझ सकेंगे। आय और व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बीच अंतर समझ सकेंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा इसे संबंधित अन्य सूचनाओं से आय और व्यय खाता और तुलन पत्र तैयार कर पाएंगे हम। और आय और व्यय खाते की कुछ विशिष्ट मदों जैसे सदस्यों से चंदा, सब्सक्रिप्शन, विशिष्ट निधि, स्पेसिफिक फंड, वसीयत, पुरानी स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय आदि के व्यवहार की व्याख्या कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलाभकारी संस्थाएं होती क्या हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना होता है वरन समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवाएं प्रदान करना है। आमतौर पर यह किस प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तुओं का विक्रय, किस प्रकार का उधार लेन देन नहीं करती हैं। इसलिए इन्हें लेखा पुस्तकों और व्यापारिक और लाभ तथा हानि खाते बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह जो भी सेवाएं प्रदान करती हैं बहुत छोटे तौर पर करती हैं। लाभ कमाना चूंकि इनका उद्देश्य नहीं है तो इनको व्यापारिक और लाभ हानि खाते बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इन संस्थानों द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है, जिसको हम जनरल फंड कहते हैं। आमतौर पर इनकी आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों से प्राप्त चंदा, अनुदान, सहायता, विनिवेश से प्राप्त आय इत्यादि हो सकता है। इस प्रकार के संस्थाओं द्वारा बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक जरूरतों को पूरा करना तथा उनके निधि के प्रयोग पर नियंत्रण में सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर यह वित्तीय विवरण तैयार करती है तथा अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय विवरण तैयार करती है और इन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाती है, जिसे समिति पंजीकृत कहा जाता है। इस प्रकार की संस्थाओं की मुख्य विशेषता यह है, यह सामान्य जनता को सेवाएं प्रदान करती हैं या विशिष्ट समूह को सेवाएं प्रदान करती है, जैसे शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद आदि। इनका निर्माण धर्मार्थ या समाज के कल्याण के लिए किया जाता है और इसमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं। इसके कार्यों का प्रबंधन सामान्यतः प्रबंधक कमेटी करती है या उनके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत पहला है सदस्यों से अनुदान, दूसरा दान, तीसरा वसीयत, चौथा अनुदान में सहायता और पांचवा विनियोग से आय इत्यादि। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है, जिसको जनरल फंड या कैपिटल फंड कहते हैं इंग्लिश में। व्यय पर आय का आधिक्य हमारा सरप्लस कहलाता है। अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। इसको सरल रूप से पूंजी निधि में जोड़ देते हैं, कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनके ग्राहकों या मालिकों के संतोष के कारण।
इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आशय इसकी वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। अब हम इन संस्थाओं के अभिलेखों का कैसे लेखांकन होता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, इसको हम समझेंगे। इन संस्थाओं को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता है, जैसा हम विगत वर्ष में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए पढ़े थे, एकाकी व्यापार में जो पढ़े थे। वरन इनको इस प्रकार की अकाउंटिंग से एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि ये बहुत छोटे स्केल पे सेवाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में इनके अंतिम खाते जो तैयार किए जाते हैं उसके लिए कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं होता है। इसमें पूंजी बहुत कम लगती है, इनको मुक्त किया गया है, लेकिन ये लेखांकन के सामान्य सिद्धांत को पूरी तरह लागू करते हैं। इनके अंतिम खातों में शामिल है, पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक के जैसा ही है जो हमने पढ़ा 11th में। दूसरा आय और व्यय खाता, जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही नॉमिनल अकाउंट है। और तीसरा है तुलन पत्र, बैलेंस शीट। ये लगभग वैसा ही है जैसा हम पढ़े थे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ सोल बिजनेस में एक ओनर का कैपिटल होता था और यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, सदस्य मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ जनरल फंड या कैपिटल फंड कहा जाता है। और यहाँ एक अंतर यह है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए अलग अलग फंड बनाया जाता है ताकि वो पार्टिकुलर काम रुके नहीं। इस तरह के अकाउंटिंग को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। हम तुलन पत्र में, बैलेंस शीट में सारे फंड्स को लायबिलिटीज़ में शो करते हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं उनको शो करते हैं। एक एक करके अब हम इसको देखेंगे। पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। हम इसको एक एक करके समझते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता को इंग्लिश में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट्स, मतलब नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान शामिल होते हैं। यह कैश बुक के जैसा ही होता है। सारे लेन देन दो पार्ट में बांटे जाते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला कैपिटल, जिसको पूंजीगत कहते हैं, और दूसरा रेवेन्यू नेचर का, जिसको हम राजस्व नेचर का कहते हैं। इसकी शुरुआत ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से होती है और अंत भी कैश एंड बैंक बैलेंस से होता है। उसका एक हम नमूना देखने जा रहे हैं। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 बना रखा है, जिसमें डेबिट में बैलेंस बीडी ऑफ कैश एंड बैंक दिया है, ब्रॉट डाउन किया गया, लेके आया है बैलेंस कैश और बैंक का। फिर जो भी प्राप्तियां हुई हैं वर्ष भर में, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति का हो या राजस्व प्रकृति का हो, सबको डेबिट में दिखाया है। जो भी भुगतान वर्ष भर में हुए हैं उनको पेमेंट साइड में दिखाया है, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति के हों चाहे राजस्व प्रकृति के हों। मुख्य रूप से प्राप्तियों के हेड जो हैं दिखाए गए हैं डेबिट में। सब्सक्रिप्शन, जिसको हिंदी में चंदा कहते हैं, डोनेशन, जिसको अनुदान या दान कहते हैं, किसी खास पर्पस से आता है तो उसको हम पूंजीगत मानते हैं और जनरल को
हम राजस्व मानते हैं। बैंक इंटरेस्ट, इंट्रेंस फी, फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को बेचने से प्राप्त राशि, न्यूज़पेपर को बेचने से प्राप्त राशि, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब डेबिट में जो प्राप्तियां हैं डेबिट में आया। पेमेंट्स हैं सैलरी के नाम से, रेंट के नाम से, प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम से, स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से, पोस्टेज टेलीग्राम के नाम से, सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा तो एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए किया, तो ये सब एक्सपेंडिचर्स को पेमेंट साइड में दिखाया गया है। लाइक कैश बुक, रिसिट्स को डेबिट में, पेमेंट्स को क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का एंड में है। 2NY यहाँ नहीं लगा रखा है बट आपको लगाना है। कैश इन हैंड को हमेशा ही हम देखते हैं डेबिट बैलेंस का होता है, लेकिन बैंक का दोनों तरह का बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बैलेंस बैंक का हमारे लिए फेवरेबल है और क्रेडिट बैलेंस हो गया तो ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं हिंदी में। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते कैसे हैं? सारे रिसिट्स जो साल भर में हुए हैं उनको डेबिट साइड में और सारे पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमने बताया आपको, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही नेचर का ट्रांजैक्शंस लिखा जाता है, और जिस पीरियड से रिलेट करता है ट्रांजैक्शन वो किसी भी साल का हो सकता है, विगत वर्ष का, प्रीवियस ईयर का, चालू वर्ष अर्थात करंट ईयर, और फ्यूचर ईयर मतलब आगामी वर्ष का। जो रिसिट्स हुए हैं, प्राप्तियां हुई हैं, डेबिट में आएगा, जो पेमेंट्स हुए हैं क्रेडिट में जाएगा। तीसरी बात, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय ध्यान में रखेंगे, ओनली द एक्चुअल कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स को ही हमको रिकॉर्ड करना है। जो नकद में प्राप्तियां और नकद में भुगतान हुई है उन्हीं को लिखना है। कोई भी अगर नॉन कैश आइटम है जो नकद में नहीं हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स पे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये सबको रिकॉर्ड नहीं करते। चौथी बात, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं और क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस हम निकाल लेते हैं। पांचवी बात, ये हमारे कैश बुक के पर्पस को सर्व करता है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। मैनेजमेंट ये जान पाती है कि कहाँ से कैश जनरेट हुआ है और कहाँ यूटिलाइज हुआ है। ये देता है हमको वो सारी ज़रूरत की सारी इंफॉर्मेशंस जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में यूज़ होगा। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का एक स्पेसिमेन एनसीईआरटी बुक से शो किया गया है। सारे हेड्स डेबिट वाले ये रिसिट्स के हैं, प्राप्तियों के हैं, और सारे हेड्स जो क्रेडिट में हैं वो पेमेंट्स के हैं, भुगतान के हैं। इन सारे हेड्स की चर्चा हम आगे करेंगे इस चैप्टर में। इस तरह से रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हम देखें रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, और पेमेंट्स में रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स मिले हमें। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं? जो अमाउंट रिसीव होता है ऑन अ रेकरिंग नेचर, हमेशा होने वाला, जैसे एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फी जो कैपिटलाइज नहीं किया गया, जिसको पूंजीगत नहीं माना गया, पुरानी न्यूज़पेपर को बेच के, मैगजीन्स को बेच करके प्राप्ति हुई, हॉल के रेंट से प्राप्ति हुई, कहीं निवेश किया है उससे ब्याज मिल जाए, या फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिल जाए, किसी को लोन दिया है उस पर ब्याज मिल जाए। एग्जाम्पल्स हमने देखा, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, डोनेशंस, ग्रांट्स, लीगेसीज। लीगेसी कोई वसीयत में छोड़ के गया और एज पर विल
उनको हम लेते हैं। अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, और स्पेसिफिक पर्पज से मिला है और बड़ा अमाउंट है तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, पूंजीगत मानते हैं। ऐसे ही है लॉकर रेंट या क्लॉक रूम रेंट मिला तो, रिफ्रेशमेंट्स बेच करके प्राप्ति हुई तो, या ऐसा कोई दूसरा आइटम। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो मिले हैं लेकिन बेनिफिट उनका फ्यूचर ईयर्स से रिलेट करता है। जैसे डोनेशन अगर मिला है आउटसाइडर से या मेंबर्स से स्पेसिफिक पर्पस के लिए, खास मकसद से, तो उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में एलोकेट होता है और इसको हम पूंजीगत मानते हैं, कैपिटल नेचर का मानते हैं। ऐसे ही अगर लोन मिला है तो लोन भी पूंजीगत प्राप्ति है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी मिला है, ये वन टाइम होता है, यूज़ अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, इसको भी हम पूंजीगत मानते हैं प्राप्ति। एडमिशन फ़ी जिनको कैपिटलाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन हो, पूंजीगत मानने के लिए दिशा निर्देश हो, उसको मानेंगे। फिक्स्ड एसेट्स बेच के प्राप्ति मिली हो, मैंने डिस्कस किया ऊपर, लेगेसी मतलब वसीयत में अगर किसी खास मकसद से मिला हो, स्पेसिफिक पर्पस से मिला हो, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। सरकार से अनुदान मिला हो, ग्रांट मिला हो किसी खास मकसद से, तो उसको हम पूंजीगत मानेंगे, अन्यथा हम उसको रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। ऐसा कोई भी रिसर्च। रेवेन्यू पेमेंट्स में रिकरिंग नेचर के पेमेंट्स आते हैं, जैसे सैलरी दिया, वेजेस दिया, ऑनरेरियम दिया। ऑनरेरियम क्या होता है? किसी को आदर से उससे कुछ सेवा ली है और आदर से उसको कुछ भुगतान करते हैं, जैसे कोई सिंगर आपके लिए परफॉर्मेंस दिया करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई डॉक्टर ने कैंप लगाया तो उनको हम ऑनर में ऑनरेरियम पे करते हैं। ऐसे ही ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंस हो गया, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे खर्चा, रिपेयर्स पे खर्चा, ये सब रेवेन्यू पेमेंट्स हो गए। पेमेंट्स स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करने के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, रिफ्रेशमेंट्स परचेज करने के लिए, इंटरेस्ट पे किया लोन पर, बैंक ओवरड्राफ्ट पर, या ऐसा कोई भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट्स में जाता है। कैपिटल पेमेंट्स में उनको लेते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय में एलोकेट होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कराया, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी बुक्स खरीदी, किसी को लोन दिया, स्पोर्ट्स गुड या इक्विपमेंट खरीदा, या ऐसा कोई भी कैपिटल नेचर का पेमेंट। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समरी है इनकम और एक्सपेंडिचर जो पूरे साल में हुए हैं, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। वैसा ही जैसा हमने पिछले साल पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें पीएल अकाउंट जो पढ़ा था वो नॉमिनल नेचर का, यहाँ भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का। यहाँ हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम हुआ है करंट ईयर से रिलेट करता है, उन्हीं को लेंगे केवल, चाहे वो कैश बेसिस पे हुआ हो चाहे अक्रूवल बेसिस पे हुआ है, मतलब नकद में भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम पर्पस सर्व करता है जो पिछले साल हम पीएल अकाउंट को करते देखे। इसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, केवल राजस्व प्रकृति के प्राप्तियां और व्यय आते हैं, अर्थात ये केवल और केवल करंट ईयर से रिलेट करते हैं, चालू वर्ष से जुड़े होते हैं। सारे ही रेवेन्यू आइटम्स जो करंट पीरियड से रिलेट करते हैं, अगर वो एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो एक्सपेंडिचर साइड में दिखेंगे, और इनकम्स एंड गेन्स हैं तो वो इनकम साइड में दिखेंगे। एक्सपेंडिचर साइड अलाइक पीएल अकाउंट डेबिट में होता है और इनकम साइड क्रेडिट में होता है। यह दिखाता है हमारा
नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट सरप्लस या डेफिसिट के रूप में। अगर हमारा आय व्यय से ज़्यादा हो जाए तो उसको सरप्लस कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और व्यय आय से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम यहाँ डेफिसिट कहते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। पीएल अकाउंट में उसको हम लाभ या हानि कहते थे, यहाँ सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है अक्रूअल बेस पर, मतलब जो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है कैश में पे हुआ है या नहीं, वह रेवेन्यू नेचर का है तो उसको हम एक्सपेंस में दिखाएंगे। करंट ईयर का प्राप्ति इनकम्स एंड गेन्स रेवेन्यू नेचर का है, करंट ईयर से रिलेट कर रहा है अर्थात, तो उसको हम इनकम में दिखाएंगे। अगर कुछ ऐसे सूचनाएं दी गई हैं जिससे पता चले कि वो करंट ईयर से रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। क्या स्टेप्स हैं बनाने के, पहले एक बार देख लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने समय हम सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को थॉरली देख लेते हैं। उसमें से हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को हटा देते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को भी हटा देते हैं क्योंकि वो भी बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। केवल और केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में दिखेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है जिसको हम आगे देखेंगे, जो करंट ईयर से रिलेट नहीं करता है और वो सूचनाएं दी गई हैं तो उनको हम एडजस्ट करेंगे, इसमें समायोजन करेंगे। कुछ आइटम्स हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखते हैं लेकिन उनको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यूज़ करते हैं, तभी हमारा सही सरप्लस या डेफिसिट निकल पाएगा चालू वर्ष का, करंट ईयर का। जैसे डेप्रिसिएशन स्थायी संपत्ति पे, फिक्स्ड एसेट्स पे, डाउटफुल डेट्स पर प्रोविजन, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वगैरह। ये एक फॉर्मेट दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। डेबिट में कुछ आइटम्स हैं जैसे चैरिटी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज एंड वेजेस हैं, ब्ला ब्ला ढेर सारे। और इनकम साइड में रेवेन्यू नेचर के इनकम है। इसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे सारा। आज हम इतना ही पर विराम लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे, जिसमें डिस्टिंक्शन भी समझेंगे।